मैं आज तक वो दिन नहीं भूली जब चाचा ताऊ और बाबा दादाजी के कमरे में बैठे तरह तरह की बातें कर रहे थे। वो गमजदा भी थे, पर गम से ज्यादा शायद उन्हें इस बात की फिक्र थी कि बूढ़ा तो मर गया है, हमारे लिए क्या छोड़ कर गया। सब खामोश और गुस्से में लग रहे थे। मैंने देखा बाबा चाचा और ताऊजी के साथ काफी खफा लग रहे थे। फिर चाचा और ताऊजी उठकर चले गए। बाबा ने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपने बेटों यानी मेरे भाइयों को अपने पास बुलाया। भगवान जाने कि बाबा ने भाइयों से क्या बात की कि भाई इस तरह बिफर गए जैसे कि जंगली शेर होते हैं। पर बाबा के अदब और इज्जत की वजह से ज्यादा बात नहीं कर सकते थे, इसलिए वो खामोश ही रहे। लेकिन मैंने एक बात बहुत ज्यादा महसूस की थी कि जब से बाबा ने कमरा बंद करके भाइयों को कोई बात कही थी, तो जब से भाइयों का व्यवहार बदल ही गया था। एक भाई तो घर से निकल ही गया था। ये तकरीबन सुबह 4 बजे का वक्त था जब हमारे घर में एक किस्सा हुआ था। दादा की अर्थी आंगन में पड़ी थी और मेरे भाइयों के चेहरे लटके हुए थे। बाबा चाचा सब लोग मिलकर दादाजी का अंतिम संस्कार करने शाम के तकरीबन 4 बजे गए, तो घर में जैसे खामोशी सी छा गई हो। मुझे लग रहा था मैं किसी सुनसान जगह पर आ गई हूँ। मेरे भाई ही इस घर की रौनक थे। मैं तो उनकी इकलौती बहन थी, इसलिए वो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। मेरे भाई मुझ पर जान छिड़कते थे। मैं जो भी बात कहती उसे पूरा भी करते थे। मेरे भाई गैरतमंद भी बहुत थे। मैं अगर किसी से बात कर लेती या कोई मुझसे बात कर लेता तो उस बेचारे की शामत आ जाती। इसलिए मैं हमेशा भाइयों को यही कहती कि मैं किसी लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। मेरे भाइयों ने माँ से कह दिया था कि हम रानी की शादी धूमधाम से करेंगे। हमारी एक ही बहन है और इसकी शादी में पूरे गांव को बुलाएंगे। मगर मैं क्या जानती थी कि मेरे नसीब में क्या लिखा है। उन दिनों हमारे भाइयों का व्यवहार बदल सा गया था, जिसकी मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की थी। एक दिन मैं शाम के वक्त अपने कमरे से बाहर आई तो देखा मेरे तीनों भाई आंगन में मौजूद चौबारे पर बैठे हुए हैं और कोई बातचीत कर रहे हैं। मैंने रुक कर देखा, वो मेरा नाम भी ले रहे थे। मैं चौंक गई कि भाई इतनी खुफिया तरीके से मेरा जिक्र क्यों कर रहे हैं। मैं जैसे ही सामने आई तो भाई इस तरह चौकन्ने हो गए जैसे उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे ना? मैं हंसती हुई ऊपर आई, मगर भाइयों ने मुझे एक नजर भी मोहब्बत से नहीं देखा, बल्कि उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। लगता था जैसे अब उनमें मेरे लिए पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही। मैंने उनको देखकर बहुत बार मुस्कुराने की कोशिश भी की, पर उन तीनों के व्यवहार इस तरह अजनबियों वाले थे कि मैं शर्मिंदा होकर वहां से वापस अपने कमरे में आ गई। माँ ने जब मुझे नाराज देखा तो बोली, क्या हुआ बेटी, क्या तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें कुछ कहा है? मैंने कहा, नहीं माँ, वो कोई बात कर रहे थे मेरे बारे में। मगर जैसे ही मैं पास गई तो उन्होंने बात खत्म कर दी। ये सुनकर माँ भी सोच में पड़ गई। कहने लगी, बेटी तुम्हारे भाई कहाँ बैठे हैं? मैंने उन्हें चौबारे का बताया और खुद अंदर कमरे में चली आई। मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। रात को माँ मेरे कमरे में आई तो वो भी परेशान थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत ही बड़ी परेशानी में घिरी हो। मैंने कहा, माँ क्या हुआ? वो कहने लगी कि तुम्हारे बाबा की तबीयत बहुत खराब है, ऐसा लगता है कि वो हमारे बीच बस अब कुछ दिन ही रहेंगे। मैंने कहा, माँ भगवान का खौफ करें, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? माँ बोली, बेटी मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, तुम्हारे बाबा बीमार हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो इस दुनिया में बस कुछ ही दिन के मेहमान हैं। अभी सुबह तो उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, फिर न जाने क्या हुआ, हाथ पांव कांप रहे हैं और घबराहट हो रही है। मैं फौरन बाबा के पास गई। बाबा ने मुझे अपने सीने से लगाते हुए कहा, बेटियां ही तो अपने बाप का गर्व होती हैं। कुदरत का करना देखो बेटी, हम अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अपने बेटों पर बेटियों से ज्यादा ध्यान देते हैं, पर ये बेटे ही होते हैं जो हमें बूढ़े होते ही बेबस कर देते हैं। बाबा की आवाज डूब रही थी। मुझे लगा जैसे बाबा मुझसे बहुत कुछ कहना चाहते हो, पर मुझे कम उम्र समझकर या भोला जानकर वो मुझसे ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। बार बार यही कहते कि बेटी अभी तुम कम उम्र हो, मैं तुम्हें क्या जिंदगी की हकीकत बताऊं, मुझे बस तुम्हारे नसीब से डर लग रहा है। बेटी ऊपर वाला करे कि मेरे बाद तुम्हारे नसीब पर कोई आंच ना आए। मेरे बाबा ये कहते हुए रो रहे थे। मैं उनके सीने से लग गई। बाबा वाकई आज बहुत परेशान लग रहे थे। भाई भी बाबा के पास नहीं थे। इस बात का एहसास मुझे बहुत हो रहा था। फिर बाबा ने कहा कि बेटी मैं कल ही तुम्हारी मंगनी तय कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाए। मैंने कहा, बाबा इतनी भी क्या जल्दी है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। बचपन से लेकर अभी तक मैंने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। पर बाबा प्राइमरी के बाद तो मैंने अपने स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी। मेरी बात सुनकर बाबा खामोश हो गए और बोले, बेटी अभी तुम्हारी शादी करना बहुत जरूरी है, तुम समझ नहीं सकती। बस कुछ बातें होती हैं जो बेटियों को बताई नहीं जाती। लेकिन मेरी जान, अभी हमें शादी के लिए तो कोई ना कोई इंतजाम करना ही पड़ेगा।
बाबा अभी ये बातें कर ही रहे थे कि कमरे में मेरे दो भाई आए। उन्होंने मुझे देखा और कमरे से जाने का इशारा किया। मैं कमरे से बाहर निकल आई। वो बिल्कुल ऐसे आए जैसे कोई गैर इंसान बीमार आदमी को देखने आते हैं। मैं तो बाबा की अपनी बेटी थी। आखिर अब भाई मेरे सामने बाबा से बात भी नहीं करते थे। ये क्या बात हुई, ये सोच सोच कर मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैंने खामोश रहना ही सही समझा। पर मुझे इस बात की हकीकत जाननी थी, जो जानने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि मेरे सामने ईश्वर ने हकीकत बहुत जल्द खोल दी। बाबा अगले ही दिन मेरी मंगनी का ऐलान करने से पहले इस दुनिया से विदा हो गए थे। बाबा की आंखें सफेद क्या हुई, भाइयों ने तो जैसे आसमान सर पर उठा लिया। भाई माँ के पास आए और बोले, माँ अब हमें अपनी बहन की हिफाजत पहले से ज्यादा करनी होगी। तुम्हारी बेटी अब यतीम है और तुम विधवा हो, इसलिए अब हमारी किसी बात पर कोई ऐतराज नहीं करना। अब हम पर हमारी बहन की जिम्मेदारी भी है। हम इसे नहीं संभालेंगे तो जमाने की बुरी नजरों में आ जाएगी। मुझे अपना आप उस दिन किसी तपते रेगिस्तान में बेसहारा सा महसूस हुआ था, पर मैं खामोश रही। बाबा तो थे नहीं जो पहले की तरह लाड़ प्यार करते, पर भाइयों का व्यवहार मेरे साथ क्यों बदला था, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। फिर अचानक एक दिन भाई का व्यवहार बारिश के मौसम की तरह साफ हो गया। भाई मुझसे कहने लगा, चलो आज मैं तुम्हें बहुत खूबसूरत तोहफा दूंगा। मैंने कहा, भाई तुम मुझे क्या तोहफा दोगे? अभी तो बाबा के स्वर्गवास को भी थोड़े ही दिन हुए हैं। भाई बोला कि मैं तुम्हें ऐसा तोहफा दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। हाँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए रात का इंतजार करना होगा। माँ से कह दो कि तुम किसी सहेली के घर जाओगी। मुझे भाई पर हैरत हुई कि अगर मुझे वो कहीं लेकर जाना ही चाहता है तो माँ से क्यों छुपा रहा है। मैंने कहा, भाई माँ को तो बताना होगा कि मैं आपके साथ जा रही हूँ, सहेली का कहकर मैं नहीं जाऊंगी। मेरे दिल में ये भी डर था कि कहीं मेरा भाई मुझे कहीं और ले जाकर माँ को ये ना कह दे कि ये खुद गई थी। लेकिन भाई ने मुझसे कहा कि क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अगर तुमने ये कहा कि तुम मेरे साथ जा रही हो तो खामखा माँ कोई उम्मीद लगा लेगी। तुम कहना कि सहेली के साथ जा रही हूँ। अरे पगली, तुम्हें तोहफा भी तो ऐसा दूंगा कि तुम माँ को भी दिखाओगी तो खुश हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि हम माँ को अचानक खुशखबरी दें। मैंने सोचा कि चलो भाई कह रहा है तो बात मान ही लेती हूँ। वैसे भी कौन अपनी बहन के साथ बुरा करता होगा। पर मुझे क्या मालूम था कि मेरा भाई अब बदल चुका है। ये पहले वाला विक्रम नहीं रहा। मुझमें और मेरे भाइयों में उम्र का फर्क बस 6-7 साल का ही था, पर वो मुझसे बहुत बड़े लगते थे, क्योंकि उनकी अक्ल और समझ मुझसे ज्यादा थी। बाबा ने उनको पढ़ाया भी था और फिर उनकी अच्छी जगह पर नौकरी भी लग गई थी। एक भाई तो खुद नौकरी छोड़कर आ गया, वरना सभी अच्छी नौकरी कर रहे थे। बहरहाल मेरा भाई शाम के वक्त मुझे अपने कमरे में आने का कहकर वापस चला गया। मैं भी आकर सोचने लगी कि आखिर भाई ने ऐसी बात क्यों कही। मैंने ये बात माँ को भी बता दी, साथ में अपनी मजबूरी भी बता दी कि अगर भाई को ये लगा कि मैं उस पर शक कर रही हूँ तो नाराज हो जाएगा। माँ भी अब विधवा थी, उनमें भी अब दम नहीं रहा था जो बाबा के होते हुए था। अब लगता था कि वो बेटों पर अपना हक भी उस तरह से नहीं जमा पाती थी। खैर, माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है, वह ऐसा बुरा कुछ सोच भी नहीं सकता जो तुम सोच रही हो। शाम हुई, मैं भाई के साथ घर से निकल गई। भाई ने मुझे गाड़ी में बैठाया और दूर एक जगह पर ले गया। मैं रास्ते में भाई से पूछने लगी कि भाई तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बोला कि बस एक खुशखबरी है, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। तकरीबन आधा घंटा उसने गाड़ी चलाई और फिर गाड़ी एक पुराने से घर के सामने रोक दी। भाई ने गाड़ी की खिड़की खोली और मुझे कहा कि उतरो। हम लोग गाड़ी से उतरे तो ये वाकई एक पुराना सा घर था। भाई ने दरवाजे की बेल बजाई। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। भाई ने कहा, हमें अपना घोड़ा दिखा दो। भाई मुझे लेकर अंदर चला गया। वहां देखा तो एक खूबसूरत सफेद रंग का घोड़ा वहां पर खड़ा था, लेकिन घोड़ा बहुत ही सर्कस लग रहा था। वो आदमी बताने लगा कि ये घोड़ा काफी सर्कस और बागी है, क्योंकि अच्छी नस्ल का है। भाई ने कहा, हमें यही घोड़ा चाहिए। उस आदमी ने घोड़े की कीमत 10 लाख रुपये बताई। मैं तो ये सुनकर ही हैरान रह गई। हमारे घर का कुल खर्चा 25 से 40 हजार होगा, लेकिन ये तो 10 लाख रुपये मांग रहा था। इस वक्त 10 लाख रुपये बहुत ही बड़ी रकम होती थी। भाई ने कहा कि ठीक है, ये हमें दे दो, पैसे तुम्हें कल आकर देंगे। उस आदमी ने भाई से दूसरा सवाल नहीं किया, शायद इसलिए कि भाई को वो जानता था। उसने घोड़ा भाई के साथ भेज दिया। भाई ने मुझे कहा कि जानती हो ये किसके लिए लिया है? मैं हैरान हो गई। भाई मेरी तरफ देख कर बोला, अब से ये घोड़ा तुम्हारा है, तुम किसी राजकुमारी से कम नहीं हो। मैं चाहता हूं कि तुम घुड़सवारी करो और सीखो भी। लड़की को बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर और बहादुर होने की जरूरत होती है, क्योंकि इस समाज में मर्द की बहादुरी से ज्यादा औरत की बहादुरी जरूरी है।
मेरा भाई तरह तरह की बातें करता गाड़ी तक आ गया। मैं हैरान थी कि अब ये गाड़ी कैसे चलेगी और घोड़ा कैसे चलेगा, पर भाई ने एक अनोखा काम किया। उस आदमी से कहा कि इस घोड़े पर बैठकर हमारे घर तक चलो। मैं और भैया गाड़ी में बैठ गए। फिर हम लोग घर आ गए। वो आदमी घोड़ा हमारे घर तक छोड़ आया था। फिर माँ को भी भाई ने बाहर बुलाया और कहा, देखें मैंने आपकी राजकुमारी के लिए 10 लाख रुपये का घोड़ा लिया है। ये सुनते ही मोहल्ले के सब लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि भाई ने बड़ी ऊंची आवाज में माँ को आकर ये खबर दी थी, जिसे सुनकर सब बाहर आ गए थे। माँ भी पूछने लगी कि इतना महंगा घोड़ा लेने की क्या जरूरत थी। भाई ने कहा कि माँ, इसकी भी एक वजह है, मैं आपको जरूर इस घोड़े की वजह बताऊंगा। अभी नहीं। माँ खामोश हो गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि यह बात इतनी बड़ी हो जाएगी। अगले दिन से भाई ने मुझे घुड़सवारी सिखा दी, बल्कि एक आदमी को भी मेरे साथ भेज दिया। थोड़े ही दिनों के बाद मैं घोड़ा चलाना सीख गई। मैं घोड़ा भगाना रोकना सब कुछ सीख चुकी थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि इसके पीछे मेरे भाई का मकसद क्या है। एक दिन मैं जंगल में जा रही थी। मैं घोड़े पर अकेली ही थी। उस दिन हमारे घर में जरूरी काम था, इसलिए मुझे घर से बाहर अकेले ही निकलना पड़ा था। अब तो मुझे शाम के वक्त घुड़सवारी की आदत हो गई थी। मैं वाकई खुद को एक राजकुमारी की तरह महसूस करती, जो जंगलों में जाती और शिकार करती है। पर मैं तो शिकार नहीं करती थी, ना ही मैं किसी राजकुमार के साथ घूमने जाती थी। हाँ, इतना था कि मैं घोड़ा लेकर निकल जाती, आसपास की ठंडी हवा खाती और वापस घर आ जाती। पर घोड़े पर बैठकर कमर में और घुटनों में बहुत दर्द होता था, जिसकी वजह से अब मैं ज्यादा घोड़ा लेकर घर से बाहर नहीं निकलती। बस शाम को थोड़ी देर आती और ज्यादा वक्त जंगल में जंगल की खूबसूरती देखते हुए गुजारती थी, क्योंकि जब घोड़ा तेज रफ्तार से चलता है तो इंसान के जिस्म को जोर का झटका लगता है और इस कदर तकलीफ होती है कि अगर कोई इंसान घुड़सवारी का आदी ना हो तो उसके पहले ही दिन पेट में दर्द हो जाए। पर मेरे साथ अब ऐसा नहीं होता था। मैं घोड़े पर बैठकर सवारी करने की आदी हो गई थी। आज मेरे साथ एक अजीब किस्सा ये हुआ कि घुड़सवारी करते हुए मुझे एक नौजवान नजर आया, जो कि इसी जंगल में शायद घुड़सवारी करने और शिकार करने आया था। उसके हाथ में एक बंदूक भी थी, जिसको एयर गन कहते हैं। मैंने देखा वो मेरे करीब ही आ रहा था। उसकी आंखों में हैरत ही हैरत थी, जैसे वो देखना चाह रहा हो कि उसने कहीं ख्वाब तो नहीं देख लिया। वो अपना घोड़ा बिल्कुल मेरे करीब ले आया। मैंने देखा उसका घोड़ा भी सफेद रंग का था। मेरे पास आकर हैरत से मुझे देखने लगा। बोला कि मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, क्या ये हकीकत है? मैं हंसकर बोली कि हाँ, हकीकत ही है, इसमें ख्वाब वाली कौन सी बात है। वो बोला कि मैंने आज तक किसी लड़की को घुड़सवारी करते हुए नहीं देखा। मैंने कहा कि मेरे भाई ने मुझे घुड़सवारी सिखाई है। वो बोला कि तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो, जिसके भाई ने उसे इतना महंगा घोड़ा लेकर दिया है। ये घोड़ा बहुत खूबसूरत भी है, लेकिन इसकी एक बात याद रखना, ये बहुत बागी घोड़ा है। किसी दिन अगर तुम्हारे हाथ से भी निकल गया तो तुम अपनी जान से भी बाजी हार बैठोगी। और तुम नहीं जानती कि ये घोड़ा इसी वजह से मशहूर है। इसकी वजह से तो कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। ये घोड़ा मौत का घोड़ा है, इस पर तुम ध्यान से रहा करो। बल्कि मैं तो कहूंगा कि तुम ये घोड़ा बदल दो, ताकि मैं तुम्हें अपना अच्छी नस्ल का ये महंगा घोड़ा दे दूं। वो बोला कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ना ही मुझे इस किस्म का कोई लालच है। मैं तो खुद एक जमींदार का बेटा हूँ, मेरे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है। पर मैं तुम्हें इसलिए कह रहा था कि तुम्हारे भाई को तुम्हें इतना खतरनाक घोड़ा लेकर नहीं देना चाहिए था। उसकी बात मेरे दिल में उतर गई। उसे घोड़े के बारे में बहुत जानकारी थी। अब मुझे उसका इंतजार सा रहने लगा। मेरे भाई वैसे भी मुझे घर से बाहर भेजते थे तो उनको कोई फिक्र नहीं होती थी। अब न जाने क्यों मुझे लगने लगा था कि भाई जानबूझकर मेरे पीछे नहीं आता था ताकि मैं घुड़सवारी करूं और किसी हादसे का शिकार हो जाऊं। पर जिसे ऊपर वाला जीवित रखे उसे कौन मार सकता है। कुछ दिन गुजरे तो मेरे दिल में उस नौजवान की मोहब्बत घर करने लगी। पर उससे पहले ही मेरे भाइयों ने एक अजीब फैसला कर दिया, जिसने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। उस दिन शाम के वक्त जब मैंने माँ को ये बात बताई कि मुझे वो घुड़सवार पसंद है और वो है भी किसी जमींदार का बेटा, माँ कहने लगी कि मैं तुम्हारे भाइयों से तुम्हारी शादी की बात करूंगी। लेकिन माँ ने जब बात की तो अगले दिन वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मेरी शादी का सुनकर सब भाई गुस्से में हो गए। कहने लगी कि हाँ, हम अपनी इकलौती बहन की शादी जरूर करेंगे, पर उसके लिए हम अपनी मर्जी का दुल्हा लाएंगे। मैं हैरान थी कि मेरे भाई मेरी शादी के लिए इतनी जल्दी मान कैसे गए, क्योंकि बाबा ने मेरे नाम पर काफी जायदाद कर रखी थी। ये बात मुझे मेरी माँ ने ही बताई थी कि तुम्हारे भाइयों को तुम्हारी शादी के वक्त मसला होगा, क्योंकि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे नाम की काफी जायदाद छोड़ी है। जब दादा की मृत्यु हुई थी, बाबा को यही लगा कि चाचा और ताऊजी बुआ का हक दबा रहे हैं। उनको जायदाद का वो हिस्सा नहीं दिया गया जिसकी वो हकदार थी।
इसलिए बाबा ने मरने से पहले ये वसीयत की थी कि मेरी बेटी को मेरी जायदाद से हिस्सा जरूर दिया जाए। पर खैर, बाबा की ये वसीयत मेरे लिए मुसीबत बन गई। मेरे भाइयों ने अगले ही दिन पूरे गांव को इकट्ठा किया और सबसे कहा कि हमारी बहन की शादी है। मैं हैरान थी कि एक ही रात में मेरे भाइयों ने दुल्हा कहाँ से ढूंढ लिया। ना रिश्ता हुआ, ना मंगनी हुई, ना कोई बातचीत हुई। क्या ये एकदम मेरी शादी कर देंगे? मैं तो दिल ही दिल में रो रही थी। मैं अपने भाइयों को अपनी पसंद के बारे में बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि इस इलाके में लड़कियां पसंद की शादी नहीं करती थी। उनको तो बस माँ बाप जिसके पल्लू बांध देते थे वो खामोश होकर उसी को अपना पति स्वीकार कर लेती थी। मैं सोच रही थी कि भाइयों ने मेरे लिए न जाने किस लड़के को चुना होगा। भाई मेरे लिए बुरा तो नहीं सोच सकते। लेकिन जब सुबह हुई, भाइयों ने मुझे कहा कि तुम तैयार हो जाओ। मैं और माँ दोनों ही हैरान थे कि लड़का कहाँ है। भाइयों से ये बात पूछी भी उन्होंने हमें खामोश करवा दिया। पूरा गांव जमा हुआ। भाई ने मेरे घोड़े को भी मैदान में लाकर खड़ा कर दिया और बोले, देखो लोगों, हर खानदान की कुछ रस्में होती हैं, इसलिए हमने अपनी रस्मों के मुताबिक अपनी बहन की शादी इस घोड़े से करनी है और ये घोड़ा ही हमारी बहन का पति होगा, क्योंकि ये हमने 10 लाख रुपयों में खरीदा है। और आप सब तो जानते ही हैं कि हमारी रिश्तेदारी में हमारी बहन के लायक कोई अच्छा लड़का नहीं है। रिश्तेदारी के बाहर बहन देना हम बेइज्जती समझते हैं, इसलिए हम अपनी बहन को घोड़े के साथ ब्याह देंगे। बाकायदा सब रस्में होंगी। ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे अपने भाइयों की इस अज्ञानता का अंदाजा नहीं था कि वो घोड़े से शादी करके मेरी जिंदगी तबाह करने की कोशिश करेंगे। मैं उस वक्त बिल्कुल खामोश रही। मुझे इस बात की भी खुशी थी कि चलो मेरी शादी किसी इंसान के साथ नहीं हुई, वरना मैं संजय से दोबारा कैसे बात करती और कैसे उसके साथ घर बसाने का ख्वाब देखती। भाइयों का ये फैसला चाहे हकीकत में तो बहुत बुरा था, पर देखा जाए तो मेरे लिए सही था, क्योंकि मैं शादी किसी और से करना चाहती थी जिसके साथ मेरे भाई कभी ना मानते, क्योंकि संजय उनके दुश्मन का बेटा था। बस फिर क्या था, अगले ही दिन मैंने घोड़े पर सवार होकर अपने घर को छोड़ा और संजय के पास आ गई। संजय भी अपने घर से अलग ही था। मेरे साथ उसने धोखेबाजी करने का सोचा भी नहीं था। मेरे खानदान की शराफत को वो जानता था। वो मुझे वहां से सीधा शहर ले गया। फिर उसने भी अपने माँ बाप को छोड़ दिया। मैंने भी अपने लालची भाइयों को छोड़ दिया, जो जायदाद के लिए अपनी बहन की खुशियों पर कब्जा करना चाहते थे। और फिर हम दोनों एक बड़े शहर में आ गए। आज हमें मुंबई में रहते हुए तकरीबन 30 साल हो चुके हैं। हमारे बच्चे भी हैं। हम दोबारा कभी अपने गांव या घर नहीं गए। हम जानते हैं कि वहां हमारे लिए कुछ नहीं रखा सिवाय नाराज रिश्तों के। हमने जो भी किया अपनी खुशी के लिए किया और हम दोनों आज भी इस फैसले से बहुत तो खुश हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।